हरिद्वार की लबाद की फ्री में 5 रुपए की टोपी मिल ले। तीर्थ बंद कर दिए, कावड़ बंद कर दिए, हिंदू धर्म की कावड़ बंद कर दी, तीर्थ बंद कर दिए। करुणा ये हो रहा टिल्ला, ये कुबाड़े का टिल्ला है, ये करुणा है। और वहाँ का बता हमारा किसी का करुणा है क्या? वो हो रहा टिल्ला, वो हो रहा टिल्ला। उसका बिजली नहीं बनती, बिजली बने भाखड़ा नांगल बांध में। हमने पढ़ा था पानी के उसमें समंदर में, वहाँ बिजली बने, यहाँ नहीं बनती। यहाँ मच्छर पैदा हो। सारी बात छोड़ो, ये गाय से बछड़ों से कैसे निजात मिलेगी किसानों को? निजात देख, ये गौ माता हिंदू धर्म की सर्वोपरि स्थान हो, इनके पास 33 करोड़ देवी देवता हो, हिंदू धर्म की पूजनीय है गौ माता। इसे कोई छेड़ेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करने के। ये कह रहे गाय दूसरी वाली है, वो माता वाली नहीं है। ये सब माता ही है, गाय तो गऊ हो। कह रहे अमेरिकन पता ना कौन अमेरिकन आएगी थी पहले। इनका प्रबंध है, इनका प्रबंध है, इनका प्रबंध है। जगह जगह गौशाला खोल देता। बेरोजगार लड़के हैं गाँव में, बहुत बेरोजगार लड़के फिर लग रहे। 20-20 हजार रुपये तनख्वाह देता, वे न चारा भी डालते, पानी भी पिलाते, इनकी ट्वेल करवाता वहाँ गौशाला में बढ़िया। तो इनका प्रबंध हो गया था, किसानों के आपस में झगड़े खत्म हो गए थे। इब सुबह जी हम जाएंगे घर तक चाय पानी पी कर घर वाली कह लठोरी लेकर भाई खेत में चल रहे, गाय काट खावेंगे, बिजार काट खावेंगे। पहले नंबर पर जो सा भी जागा उसी के साथ झगड़ा। मान लिया पहले नंबर पर मैं ही जा लिया अपने खेत में, तो मैं उसे जाकर करूँगा वो हटेगी गाँव बिजार तो हटागा, दूसरे के डोल खुदागा, दूसरे को लगागा पता वहाँ पा के खुर देखागा। बोलिया भाई बिजार बढ़ रहा, ऑनलाइन का युग कर रखा। बोलिया पहला पवन आया था, उन्ना बाड़ी तेरे खेत में, वो थाने में जाकर रपट लिया। बोलिया पवन के नाम रपट लिख दो। तो इस तरह किसानों में बुद्धि में फर्क पड़ रहा। तो जद्दोजहद हो गई, जद्दोजहद देगी, इसलिए उनकी गौशाला खुलवा दे। और वहाँ बेरोजगार जितने लड़के हैं गाँव में, वे बेचारी थोड़ा सा ही खावे। और मैं तो छूट कर रखी, मेरे खेत में सारे वो खा लो भाई। मुझे तो अल्ली सुक्की 2 रोटी जहाँ मिलेगी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी जब भी भजन करूँ माँ, क्योंकि गौ माता का इतना ये रवा मुझे। तो अब क्या चाहो सरकार से? सरकार था या चाहो भाई राम राज्य लाए तो पहले साफ बात है। राम राज्य तो चल रहा है, चल नहीं रहा मेरे हिसाब से, चल रहा, राम राज्य चल रहा है, चल नहीं रहा। कहाँ चल रहा ना, कुछ भी चल जा। एक चुनाव बंद करो, चुनाव की कोई जरूरत नहीं। इन चुनावों ने जो देश खाली करवा दे, एक नेता इतना खर्चा करे, इतने खर्चे में तो जितनी जनता या वोट देनी, अगर ये डायरेक्ट इन्हें बांट दे तो ये जनता फिर भी खुशहाल रहेगी। चुनाव बंद कर दो, क्या करना हमें? बंद होगा तुम्हारी कोई भी ना सुनेगा फिर कोई नहीं सुनेगा। एक तरफा पंचायती राज और वैसा भी तो कर सकते हैं, यूनियन का भी तो राज कर सके। राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए, राष्ट्रपति भी ऐसा ही रह जाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? मंत्री बनना चाहो? क्या करूँ मैं मंत्री बनना, कल को जिम मंत्री बन जा, मैं जनता आदि मुझे बेईमान कहेगी, मैं बेईमान को आना नहीं चाहता। मैंने कहूँ किसान यूनियन आपको भी तो राज कर ले, ऐसी विधि हमारे पे है। रजिस्टर बना रखा, अध्यक्ष बना रखे, गांव अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उन्हें अच्छी पढ़ाई पढ़ा रखी है। और हमें पता है भारतीय किसान का गांव स्तर से लेकर ऊपर तक। मानता क्यों नहीं तुम्हारी कोई बात? अरे भगवान तो सुनागा मेरी, या जनता भी मानेगी एक दिन, मुझे विश्वास है अभी मानेगी। सुनागा हमारा विरोध था इन कृषि के 3 काले कानूनों को लेकर। उसके बाद ये आंदोलन हुआ, अब ये महा आंदोलन है, एक तरह से किसानों का महापर्व बन गया है ये, जिसमें भारत के हर किसान के घर से बच्चा इस महापर्व में आने के लिए ललायित है। ट्रेन नहीं चल रही। किसान मांग क्या रहा है, इसकी छोटी सी बात है, मैं आपसे बताऊं। ये एमएसपी की बात कर रहे हैं, सरकार भी एमएसपी की बात करती है, लेकिन बरगलाती है। सरकार कहती है एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। हम कहते हैं कि मंडी में एमएसपी है, लेकिन हमारी खरीदारी मंडी के अंदर नहीं हो पाती। तो आपके भी बदल लेना, सरकार क्या करे? एक सेकंड मेरी बात सुनिए, बात पूरी कर लूं। मंडी के अंदर एमएसपी है तो खरीदारी नहीं होती, और मंडी के बाहर हम फसल बेचते हैं तो एमएसपी नहीं मिलती। हम कहते हैं कि हमें एमएसपी दो, मंडी के बाहर भी दो, हमें हमारी उपज की गारंटी चाहिए। जो सरकार ने सरकारी मूल्य दिया है, हमसे उस उपज को कोई उससे कम रेट पे खरीदने बेचने के लिए मजबूर ना करे। एक तो हम ये चाहते हैं सरकार बरगलावे ना, एमएसपी थी, एमएसपी रही थी, ये मैटर नहीं है। हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं एमएसपी पे कानून ये बनाए कि किसान की उपज को उस सरकारी रेट से कम पे कोई खरीदे ना। पहली बात मैं ये क्लियर करना चाह रहा था।
दूसरी बात जो सरकार कहती है कि ये असली किसान हैं, ये नकली किसान हैं, ये बरगला दिए। आप एक बात बताइए कि भारत का कौन सा किसान, चाहे वो असली हो या नकली हो, मैं असली नकली की बात पे नहीं आता, वह कौन सा किसान है या कौन सा नागरिक है जो ये चाहेगा कि गन्ने का पेमेंट किसान का 2.5 साल तक ना मिले। असली नकली की बात छोड़ो, कौन ये चाहेगा कि 4 साल पुराना भी पेमेंट ना मिले और 4 साल से गन्ने का 1 रुपया भी बढ़े ना। हमें अपनी फसल के पैसे भी मिल मांगलों से ऐसे मांगने पड़ती हैं जैसे भीख मांगते हैं। साहब हमारा पेमेंट दे दो, बच्चों की शादी करनी है, साहब त्यौहार आ रहे हैं, हमारा पेमेंट दे दो। तो हमारी आवाज़ सरकार से ये है, जो सरकार ने हमारे भरोसा दिया था कि आपका पेमेंट हम 14 दिन में करा देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि 14 दिन में पेमेंट गन्ने का हो जाना चाहिए। तो हम वो सरकार को वो वादे याद दिलाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि खबरदार दिल्ली, हिंदुस्तान अब यहाँ आ गया है। हम हिंदुस्तान के किसान हैं, हम बरगलाए हुए नहीं है किसी के। कहते हैं विपक्ष ने बहका दिया, अरे विपक्ष है कहाँ जो बहका देगा? विपक्ष बचा हुआ है। अपनी नाकामियों का ठीकरा ऐसे पक्ष और विपक्ष करके ऐसे ना अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़े। रही बात 3 कानूनों की, हमने सब पढ़ लिए, 20-20 बार पढ़ लिए। ऐसा कौन भारत का नागरिक है जो ये कहेगा आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो आवश्यक वस्तुओं का भंडारण की यदि सीमा खत्म हो जाएगी तो आप मुझे बताइए कि इसकी काला बाजारी से इसका सीधा संबंध है या ना है? जमाखोरी और काला बाजारी तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो जब जमाखोरी और काला बाजारी इस बिल के अनुसार बढ़ जाएंगे तो देश के किस तबके को फायदा हो जाएगा? केवल किसान ही त्रस्त नहीं होगा, देश का हर नागरिक, देश का हर उपभोक्ता। केवल इनके जो मुट्ठी भर जो ये है ना कारपोरेट वाले जो उद्योगपति हैं, उन्हें छोड़ के बाकी देश में त्राही त्राही मच जाएगी। किसान अपनी वो बात करना चाहता था। एक ये बार बार कहते हैं, मैं दूसरे बिल इसकी बात करता हूँ बिल की, कि कॉन्ट्रैक्ट खेती से किसान की ज़मीन नहीं छीनेगी। उदाहरण भी देते हैं कि किराए पे देने से किसान की ज़मीन को कोई ख़तरा नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे ख़तरा है, कोई भी आके पूछ ले। एक बात बताइए, बिजनेसमैन जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा खेती का, ठीक है, वो जाएगा बैंक, बिजनेसमैन को बैंक लोन दे देता है 2 सेकंड में। आपने उदाहरण भी देखे होंगे, जो बिजनेसमैन है बैंकों को चूना लगा के कैसे यहाँ से, और नाम भी आपको पता होगा कैसे चले गए होंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ मैं, ठगों की। बिजनेसमैन से मेरा अर्थ केवल व्यापारियों से नहीं है, मेरा मतलब धोखाधड़ी वाले आदमियों से है। उन्हें वे क्या बताएंगे, हमने किसान की ज़मीन से साहब ये फसल उगानी है, 100 रुपये में खरीदेंगे, 200 में बेचेंगे, 100 रुपये का लाभ होगा, इस बिजनेस से आप मुझे लोन दे दीजिए। उसे लोन मिल जाएगा, उस फसल के लाभ के अनुसार बिजनेसमैन को लोन मिल जाएगा। अब किसान यदि जाता है अपनी ज़मीन बेचने के लिए, बैंक कहेगा तेरी ज़मीन पे तो जो फसल पैदा होनी है उस पर तो मैंने लोन दे रखा है, तो उसकी ज़मीन तो एक तरह से बंधक होगी ना होगी, क्योंकि उस ज़मीन के एवज में व्यापारी उस फसल के एवज में वो अपना व्यापार प्लान समझा के ये क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। इस तरह से किसान की ज़मीन को ये एक तरह से कब्जाने का ही काम करेंगे। दूसरी बात ये कहते हैं कि जब प्राइवेट वाले किसान की फसल खरीदने के लिए आ जाएंगे तो कंपटीशन पैदा हो जाएगा, बहुत सारे ग्राहक पैदा हो जाएंगे, उसकी मूल्य बहुत ज़्यादा एक तरह से बोली लगेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मिल वाले हैं जो गन्ना खरीद रहे हैं सारे प्राइवेट ही हैं। बताओ जी गन्ने का कौन सा लग रहा है जी, बोली लग रही है, रेट मिला हो तो आप मुझे बताइए। तो इनमें कंपटीशन तो होगा, लेकिन कंपटीशन होगा सरकार जो है किसान की फसल को और डाउन करने के लिए कंपटीशन होगा, रेट बढ़ाने के लिए कंपटीशन नहीं होगा। इसलिए मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है
कि अपना बड़ा हृदय दिखाते हुए, किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, किसानों को इज्जत देते हुए, देश को इज्जत देते हुए एक हमारा एमएसपी का कानून बना दे। और ये तीनों कानून, काले कानून जो हमने मांगे भी नहीं हैं, इन्हें रद्द करे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट मूल रूप से, शुद्ध रूप से उसे लागू करे।